नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गाँव की पाठशाला पर। हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है समरूपता, जिसकी पहली क्लास कंप्लीट कर ली है और उसमें हमने समरूपता के प्रतिबंध सीखे कि समरूपता के क्या क्या प्रतिबंध होते हैं और किस प्रकार से हम समरूपता को सिद्ध करते हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय अपने लिए थेलस प्रमेय। थेलस प्रमेय जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है और कक्षा 10 के लिए भी अधिकतर हर 1-2 साल के बाद ये प्रमेय पूछ ली जाती है। तो हम सीखेंगे कि थेलस प्रमेय वास्तव में क्या होती है। तो देखिए कि इसकी परिभाषा क्या है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के प्रमेय का क्या रोल है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करें तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। थेलस प्रमेय क्या रहती है कि अगर कोई त्रिभुज है और इसकी एक भुजा के समानांतर अगर कोई समांतर रेखा खींची जाती है तो वो त्रिभुज की शेष दो भुजा जो रहती है उनको प्रतिच्छेद करती है और ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। एक त्रिभुज है अपने पास ABC, कोई भुजा DE जो BC भुजा के समानांतर खींची है वह भुजा AB और भुजा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका प्रतिबंध क्या रहेगा? हमें प्रतिबंध दिया है कि AD जो ये कहना चाह रहा है कि AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC के। क्या होता है कि AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC के। कौन सी प्रमेय साहब है? थेलस प्रमेय। थेलस प्रमेय में क्या दिया हुआ है अपने लिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करें तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और वह समान अनुपात क्या रहेगा? AD भुजा DB भुजा के बराबर रहेगी और AE बटा EC रहेगी। तो अगर AB भुजा है तो वह AD बटा DB रहेगी और AE भुजा EC। अब हमें क्या है ये प्रमेय सिद्ध करनी है। तो देखिए सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या दिया है? हमें दिया है कि DE भुजा समानांतर है BC भुजा की। क्या दिया गया है हमें कि जो DE भुजा है वो BC भुजा के समानांतर है। और हमें सिद्ध क्या करना है? दिया हुआ है कि DB समानांतर है BC के और सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। तो इसके लिए हमें इस त्रिभुज में कुछ परिवर्तन करने होंगे। तो वो लिखेंगे हम क्या क्या परिवर्तन करेंगे वो लिखते हैं हम रचना में। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि E को B से मिलाते हैं, फिर D बिंदु को C से मिलाते हैं और जो E बिंदु है इससे AD भुजा पर एक लंब डालते हैं, इसे F नाम देते हैं और फिर D बिंदु से AE भुजा पर एक दूसरा लंब डालते हैं जो बिंदु G नाम दिया है। क्या किया? सबसे पहले B बिंदु को E बिंदु से मिलाया और D बिंदु को C बिंदु से मिलाया। उसके बाद जो भुजा AD है उस पर E से लंब EF डाला और जो भुजा AE है उससे D बिंदु से एक लंब DG डाल दिया। तो हम लिखेंगे बिंदु E को B से मिलाया व D को C से मिलाया। और क्या है जो EF है, और क्या किया? बिंदु B को इससे मिला दिया और क्या किया? जो EF है, जो EF अपन ने लंब डाला वो कौन सी भुजा पर लंब डाला? EF
और EF जो है कौन सी भुजा पर लंब डाला, लंब है AD भुजा पर। और इसी प्रकार जो DG अपन ने लंब डाला वो कौन सी भुजा पर डाला, AE भुजा पर। तो ये अपने रचना में लिख दिया है कि क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। तो सबसे पहले तो आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, टेलर्स प्रमेय क्या होती है, क्या सिद्ध करना रहता है। तो हमें क्या है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वो शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो भुजाएं AB और AC इसे समान अनुपात में DE भुजा विभाजित कर रही है या नहीं कर रही। तो AD बटा DB और AE बटा EC, ठीक है। तो हमने क्या है जो दिया हुआ था कि DE भुजा समानांतर है BC की, वो लिख दिया। सिद्ध क्या करना है कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। रचना में क्या लिखा हमने, जो जो इसमें त्रिभुज में चेंज किए वो लिख दिए कि बिंदु E को B से मिलाया और D को C से मिलाया और EF लंब है AD भुजा पर और DG, ये जो DG है वो कहाँ पर लंब है, AE। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हम देखते हैं, अब जब हम सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा नियम लगाना है। इसमें ये वाला नियम लगाएंगे कि दो त्रिभुज लेंगे कोई से भी। अब इसके अंदर बहुत से त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुजों को लेकर ये सिद्ध कर देंगे कि उनका आधार समान रहेगा, तो उनके भुजाओं का अनुपात भी क्या रहेगा, समान। तो सबसे पहले देखिए हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE में हमने सबसे पहले क्या लिया, त्रिभुज AD। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप जानते हो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज ADE, यहाँ पर ये वाला त्रिभुज लिया है अपन ने AD और E। आपको ये तो पता होगा कि अगर ये त्रिभुज है और इसकी अगर हमें ऊंचाई निकालनी है तो कौन सी ऊंचाई कौन सी रहती है, जो लंब रहता है वो क्या रहती है, उसकी ऊंचाई रहती है त्रिभुज की। तो ये ध्यान रखना है आपको। त्रिभुज लिया अपन ने ADE, तो देखिए त्रिभुज है अपने पास ADE। तो इसमें क्या रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार तो कौन सी भुजा रहेगी, AD भुजा। तो 1/2 इंटू आधार, तो आधार कौन सी, AD भुजा इंटू ऊंचाई यानी कि लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कौन सी है, EF काहे पे लंब है, AB पर लंब है EF। तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, EF। तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी EF, ठीक है। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया, त्रिभुज ADE। अब जो नेक्स्ट त्रिभुज लेंगे, हम लेंगे त्रिभुज DEB। त्रिभुज है अपना नेक्स्ट, पहले त्रिभुज ADE। अब जो समान आधार का लेना है तो समान आधार में नेक्स्ट त्रिभुज रहेगा अपना त्रिभुज DEB। तो देखिए त्रिभुज DEB में त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल क्या रहेगा, वही 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2। अब इसमें आधार कौन सी भुजा रहेगी, जो त्रिभुज है DEB। तो त्रिभुज DEB में आधार भुजा रहेगी अपने पास DB और ऊंचाई यानी कि लंबवत दूरी कौन सी रहेगी, EF। लंबवत दूरी कौन सी रहेगी, EF। समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देना है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं हम, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF से EF भुजा कैंसिल हो जाएगी। तो क्या मान प्राप्त हो गया हमें, AD बटा DB। ये हो गया अपने समीकरण नंबर 3, AD बटा DB। अब देखते हैं, जो एक बार हमने लिया त्रिभुज ADE और दूसरा त्रिभुज लिया DEB। अब हम क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज ADE में, पुनः त्रिभुज ADE में क्या करना है, पहले जो त्रिभुज अपने AD लिया था उसका आधार भाग कौन सा लिया था, AD। अब जब हम ये वाली भुजा इस लंबवत दूरी को लेना चाह रहे हैं तो हमें कौन सा त्रिभुज देखना है, त्रिभुज तो रहेगा ADE पर उसमें आधार कौन सा लेना है, AE भुजा। तो त्रिभुज ADE में, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल,
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा अपने पास 1/2। अब इसमें आधार भुजा कौन सी लेनी है? आधार भुजा लेनी है अपन को AE भुजा। आधार भुजा कौन सी लेनी है? AE भुजा। तो AE तो हो जाएगा आधार, और ऊंचाई क्या रहती है? लंबवत दूरी, तो कौन सी हो जाएगी? DG भुजा। समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार नेक्स्ट त्रिभुज लेंगे हम। जिस प्रकार पहले लिया था अपन ने DE और B, उसी प्रकार अब कौन सा लेंगे? पहले लिया था DEB, अब लेंगे DE और C। ठीक है, तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आप भी बता सकते हो ये तो DEC का क्षेत्रफल 1/2 आधार। तो आधार भुजा कौन सी लेनी है? आधार भुजा कौन सी लेनी है? EC भुजा। आधार भुजा कौन सी रहेगी? EC भुजा। और लंबवत दूरी कौन सी रहेगी? लंबवत दूरी DG भुजा। लंबवत दूरी कौन सी रहेगी? DG भुजा। तो 1/2 आधार भुजा रहेगी EC इंटू लंबवत दूरी DG। समीकरण नंबर 5। जिस प्रकार हमने त्रिभुज समीकरण ADE और त्रिभुज DE का अनुपात निकाला था, उसी प्रकार त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEC का अनुपात निकालना है। तो क्या करना है? समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 5 का भाग देना है। तो देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो क्या प्राप्त होगा? 1/2 से 1/2 कैंसिल, DG भुजा से DG भुजा कैंसिल, तो हमें क्या प्राप्त हो गई? AE बटा EC भुजा। समीकरण नंबर 6। तो क्या किया हमने? त्रिभुज की सहायता से अलग अलग त्रिभुज लेकर उनके आधार और ऊंचाई के आधार पर अनुपात ज्ञात कर लिया। अब हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ADE भुजा है, त्रिभुज ADA से जो अनुपात प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज ADE और DEB से जो अनुपात प्राप्त हो रहा है AD बटा DB, और त्रिभुज ADE व DEC से जो अनुपात प्राप्त हो रहा है वो दोनों क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ही आधार DE पर हैं। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो DE भुजा से के आधार से बने हुए हैं एक, अतः 3 व 4 से हम क्या लिख सकते हैं कि AD भुजा DB के बराबर है और AE बटा EC। ये क्या है? अगर कोई त्रिभुज की भुजा है, वो त्रिभुज के समानांतर कोई भुजा दे रखी है, तो वो उनसे मिलाने वाली भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये रहती है टेलर्स प्रमेय। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को पहले समझें, उसके बाद लिखने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।